हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैडू संकल्प। मैं प्रिंस महेश्वरी। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज हमारा लेक्चर थर्ड स्टार्ट होने जा रहा है। होपफुली आपको पहले दो लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम सारे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड। ठीक है, और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं जी पार्ट थर्ड में हम कवर करने वाले हैं पार्ट फिफ्थ, द यूनियन। लेक्चर थर्ड में हम कवर क्या कर रहे हैं जी? द यूनियन। ठीक है। सो द यूनियन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं। द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट। ठीक है, तो आज देखते हैं ये सारा कुछ है क्या। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर थर्ड, पार्ट फिफ्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। तो पार्ट फिफ्थ की हेडिंग क्या है? द यूनियन। आर्टिकल 52 टू 151। ठीक है जी, आर्टिकल है 52 टू 151, द यूनियन। देखते हैं जी। सबसे पहले हम पार्ट फिफ्थ में लिखेंगे द प्रेसिडेंट। ठीक है जी। आप जानते ही हो जो इस टाइम भारत की राष्ट्रपति हैं वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी। द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वेमेन प्रेसिडेंट। ठीक है जी, पहली ट्राइबल वेमेन प्रेसिडेंट है। ठीक है। और कौन से ट्राइब से बिलोंग करती है? संथल। शी बिलोंग्स टू संथल ट्राइब। संथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ओवरऑल फर्स्ट वेमेन कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है जी। और जो वैसे सेकंड वेमेन है द्रौपदी मुर्मू, बट शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वेमेन प्रेसिडेंट एंड शी बिलोंग्स टू संथल ट्राइब। ठीक है जी। सो और भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो वेल नोन है जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं आर्टिकल 52 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 किसकी बात करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सो अभी सबसे पहले इसमें हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आर्टिकल 54, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कितने टाइम के लिए चुने जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है जी। आर्टिकल 58, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। ठीक है जी, कैसे कोई पर्सन एलिजिबल होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन फाइट करने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 60, ऑथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण होगा। ठीक है जी। आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का महाभियोग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे हटाया जा सकता है, क्या प्रोसेस हो, 61st आर्टिकल में देखेंगे हम। आर्टिकल 72, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है जी, ये सजा माफ कर सकते हैं, तो उनके पास कुछ सजा माफ करने की पावर है, दैट इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 108, प्रेसिडेंट कैन कॉल और समन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, राष्ट्रपति दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग को कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 111, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको स्टडी करेंगे। आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में जी। कुछ और आर्टिकल्स भी आगे आएंगे, वो भी देखते हैं साथ साथ में, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो राष्ट्रपति हैं ये भारत के पहले सिटीजन है। ठीक है जी, पहले नागरिक है। एंड ही एंजॉयज हाईएस्ट सैलरी एंड स्टेटस, और इनकी हाईएस्ट सैलरी और हाईएस्ट स्टेटस एंजॉय करते हैं इंडिया में कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सैलरी, मंथली सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए पर मंथ इनको सैलरी मिलती है जी। ठीक है। सो ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया या फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है जी। सेकेंड, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 ईयर, राष्ट्रपति का टेन्योर कितने सालों का? 5 साल का है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है जी। एडमिनिस्टर्स ऑथ बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्हें शपथ कौन दिलाता है जी? भारत के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर रिजाइन करना है, रिजाइन्स टू द वाइस प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति रिजाइन करते हैं तो ये किसे रिजाइन करेंगे जी? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। डन। तो द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट इज कंसिस्टेड ऑफ, फर्स्ट देखते हैं जी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी, दोनों सदनों के चुने हुए मेंबर हैं जो, क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो दोनों दोनों सदनों के, दोनों हाउसेज के चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में। ठीक है। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट
एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है जी, 28 स्टेट्स इंडिया में, सारी स्टेट्स के एमएलएज और 2 यूटीज दिल्ली एंड पुडुचेरी जहां पे एमएलएज हैं। ठीक है जी, 2 स्टेट जहां पे असेंबलीज हैं, तो 28 स्टेट्स के एमएलएज और 2 यूटीज दिल्ली एंड पुडुचेरी के एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। टू बिकम द प्रेसिडेंट, ठीक है जी, अब क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है राष्ट्रपति बनने का। अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी पर्सन सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मैंडेटरी है जी। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, उसकी 35 साल की एज कंप्लीट हुई होनी चाहिए। ठीक है जी। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार में किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं होना चाहिए सरकार में। ठीक है जी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, His salary charged on consolidated fund of India, इनकी सैलरी कहां पे चार्ज होती है जी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। He should be qualified to elected as the member of लोकसभा, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। He should be qualified to become the member of लोकसभा। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो एक पर्सन एलिजिबल है जी राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है जी, अगला देखते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, देखते हैं जी। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव हेड है, सारे डिसीजन इनके नाम पे लिए जाते हैं, हर जगह किसके साइन चलते हैं, राष्ट्रपति के। ठीक है, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर को और जो बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं सभी को कौन अपॉइंट करता है जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। ठीक है, जो तीनों फोर्सेस हैं हमारी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, उसके सुप्रीम कमांडर कौन है जी, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, He declares war and conclude peace, अगर वॉर डिक्लेयर करनी है तो भी राष्ट्रपति करेंगे, वॉर खत्म करनी है, पीस कंक्लूड करनी है तो भी कौन करेगा जी, राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, इसमें कंडीशन रहती है कि ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये लिख लेते हैं जी हम, ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही कर सकते हैं, अपने आप से नहीं कर सकते। ठीक है जी। नो बिल कैन बिकम अ लॉ टिल द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते जी कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता, कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता जब तक उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन ना हो। ठीक है जी। ऑल द मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट इन लोकसभा ओनली आफ्टर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा में कोई भी मनी बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पारित नहीं हो सकता जी। ऑल द मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट या इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली आफ्टर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी, अगर वो अपनी एसेंट देते हैं। ठीक है जी, इसके लिए हम एक बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, एसेंट। ठीक है जी, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी एसेंट देते हैं तभी हम लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा ऑफ हिज ओन चॉइस, राज्यसभा में अपनी मर्जी के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको पहले बताया कि जो नॉमिनेटेड है वही नॉमिनेटेड मेंबर हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर इन राज्यसभा ऑफ हिज ओन चॉइस। ये कौन लोग होंगे जी, फ्रॉम द पर्संस हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, पब्लिक एड, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। ठीक है जी, ये पर्सन है जिन्हें आर्ट्स में, साइंस में, लिटरेचर में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पोर्ट्स में, ठीक है जी, इन चीजों में जिन्हें स्पेशल नॉलेज होगी। ठीक है जी, स्पेशल एक्सपीरियंस होगा, एक वाइड जिनका करियर रहा होगा। ठीक है जी, तो इन फील्ड में से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में, और ये 12 मेंबर्स जो हैं ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया वेस्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्टिजेंसी फंड है अंडर आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 में आता है जी कॉन्टिजेंसी फंड। ठीक है, जो कॉन्टिजेंसी फंड है, कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है जी, इमरजेंसी इमरजेंसी फंड। ठीक है, देश में किसी भी तरह की इमरजेंसी नीड होगी, कोई कुदरती आपदा आ गई या फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, तो इस टाइम इस फंड में से पैसा निकलवाया जा सकता है। तो कॉन्टिजेंसी फंड किसके अंडर रहता है जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर रहता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट,
He can dissolve Lok Sabha before completion of its term on the recommendation of Prime Minister। लेकिन किसके कहने पे? पीएम के कहने पे। लोकसभा का टेन्योर कितना है? 5 साल का, ठीक है। तो ये 5 साल से पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, लेकिन किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, अंडर आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत ही कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं पूरे देश में ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। देश में विद्रोह हो जाए, ठीक है जी, युद्ध के हालात हो जाए या युद्ध हो जाए, ठीक है, युद्ध लग जाए, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है अंडर आर्टिकल 352। कौन कर सकता है जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी, अंडर आर्टिकल 356 ही कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी। ये क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जी? क्या डिक्लेयर कर? स्टेट इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ ग्रेव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अगर किसी स्टेट के हालात बहुत खराब है, ठीक है जी, बहुत वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम नहीं कर पा रही है, वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, वहां की जो पुलिस है वो काम नहीं कर पा रही है या सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उनके वहां पे मिलिटेंसी हो रही है बहुत ज्यादा, तो उस केस में स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कौन लगा सकते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है जी, ऑन द ग्राउंड ऑफ ग्रेव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। किसके कहने पे जी? रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। ये बात आप लोग याद रखोगे, किसके कहने पे स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है? गवर्नर के कहने पे। गवर्नर रेकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति की मर्जी है, वो उनके रिकमेंडेशंस को माने या ना माने, लेकिन गवर्नर के कहने पे राष्ट्रपति लगा सकते हैं स्टेट इमरजेंसी, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अंडर आर्टिकल 360 ही कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी तक तो भगवान की दया से ऐसे नौबत नहीं है, नौबत आई थी एक बार इंडिया में, ठीक है, 1991 में, लेकिन उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने सिचुएशन को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर लिया था और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत नहीं आई। ठीक है जी, मतलब नौबत आई थी लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन इन केस कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं कंट्री में, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वो भी राष्ट्रपति लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 360, जैसे कि हमने अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी देखी थोड़ा टाइम पहले श्रीलंका में, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सजा माफ कर सकते हैं, ठीक है जी, सजा कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। तो देखते हैं जी कौन कौन सी पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो फर्स्ट है जी रेस्पाइट। पहले देखते हैं रेस्पाइट क्या है। He can pardon the sentence in some special cases. For example, if a woman offender is pregnant, देखो कुछ स्पेशल केसेस में राष्ट्रपति सजा माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे कि कोई विमेन है, ठीक है, छोटा क्राइम किया है, उसको सजा हुई है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली है, तो उसकी सजा माफ की जा सकती है। कोई पर्सन किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित है, फॉर एग्जांपल कैंसर की लास्ट स्टेजेस पे, बहुत कम टाइम बचा है उसके पास, जैसे मेडिकल साइंस बताती है कि कुछ महीनों का टाइम बचे, तो उस टाइम में सजा कम की जा सकती है, सजा माफ की जा सकती है। कुछ स्पेशल केसेस में अंडर स्पाइट ही कैन पार्डन द सेंटेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट दूसरे रिप्राइव। रिप्राइव क्या है जी? ही कैन स्टे ऑन डेथ पेनल्टी। राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकते हैं और इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। ही कैन स्टे ऑन डेथ पेनल्टी एंड कैन कन्वर्ट इट इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इसे उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। राष्ट्रपति इज द फाइनल अथॉरिटी, प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी जो फांसी की सजा माफ कर सकते हैं। डन। अगला देखते हैं जी रिमिशन। रिमिशन क्या है? ही कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स नॉट हिज, विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, ठीक है जी। ही कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। देखो क्या है जी, राष्ट्रपति सजा कम कर सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल किसी को हार्ड पनिशमेंट मिली है, किसी को पनिशमेंट मिली है कि उसको चेन्स में रखा जाएगा, किसी को पनिशमेंट मिली है उसको डार्क सेल में रखा जाएगा, ठीक है, अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स होती हैं। तो जो उसकी पनिशमेंट का हार्ड लेवल है, वो जो कैरेक्टर है कि हार्ड पनिशमेंट है, वो चेंज नहीं होगा। अगर किसी को पनिशमेंट मिली है कि उससे 7 साल
डार्क सेल में रखा जाएगा तो डार्क सेल में रखा जाएगा। हाँ, वो 7 साल से 6 साल की जा सकती है, 5 साल की जा सकती है, सजा कम की जा सकती है, लेकिन कैरेक्टर जो है सजा का वो चेंज नहीं होगा जिसमें रिमिशन में। ठीक है, अगला कॉम्यूटेशन। कॉम्यूट करना क्या होता है जी? ही कैन सब्स्टिट्यूट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन अनदर ऑफ अ लाइटर कैरेक्टर। ठीक है जी, हार्ड कैरेक्टर से लाइट कैरेक्टर किया जा सकता है, जो हार्ड पनिशमेंट है उसको लाइट पनिशमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो रिमिशन में नहीं हो सकता वो कॉम्यूटेशन में हो सकता है। ही कैन सब्स्टिट्यूट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन अनदर ऑफ अ लाइटर कैरेक्टर, किसी दूसरी पनिशमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसका कैरेक्टर हल्का हो। ठीक है जी, सो दीज आर द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें आप एक चीज और नोट करो जी, अपार्ट फ्रॉम ये तो 4 पावर्स हो गई। ठीक है जी, इसके अलावा president can also pardon, he can also pardon court martial। कोर्ट मार्शल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो कोर्ट मार्शल भी माफ कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल की सजा भी माफ कर सकते हैं, बिकॉज ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया। ठीक है जी, जब मिलिट्री में से किसी पर्सन को निकाला जाता है तो उसका एक फॉर्मल प्रोसेस होता है कोर्ट मार्शल, तो कोर्ट मार्शल की सजा भी माफ करने की पावर किसके पास है जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, तो ये उसको भी माफ कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में आती है वीटो पावर्स। ठीक है, वीटो हमने ये वर्ड पहले कई बार सुना है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के केस में हम बहुत बार वीटो सुनते हैं। तो वीटो क्या एक सुप्रीम पावर है, जैसे कि 3 तरह की वीटोज हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट वीटो, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड द असेंट टू द बिल इज टर्म्ड एज हिज एब्सोल्यूट वीटो। अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी बिल को पास करने से मना कर देते हैं या उसको लटका देते हैं, ठीक है, उसको असेंट नहीं देते, ठीक है जी, अपनी असेंट होल्ड करके रखते हैं, परमिशन नहीं देते, अपनी असेंट नहीं देते, तो उसे बोला जाता है जी एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है जी, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड द असेंट टू द बिल इज टर्म्ड एज हिज एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है जी, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट वीटो है ये कुछ केसेस में नहीं चलती, जैसे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स है, अमेंडमेंट बिल्स है, इस केस में एब्सोल्यूट वीटो नहीं चलती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के केस में इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट कि उन्हें अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी। ठीक है, उनके पास कोई दूसरा चांस नहीं है। दूसरी है जी सस्पेंसिव वीटो। देखते हैं जी क्या सस्पेंसिव वीटो। The power of the president to return the bill to the parliament with or without consideration is called suspensive veto। राष्ट्रपति, ठीक है, जैसे लोकसभा राज्यसभा ने कोई बिल पास करके राष्ट्रपति को भेजा साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे कंसिडर करके या विदाउट कंसिडर किए उसको वापस भेज सकते हैं जी पार्लियामेंट के पास, इसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड सस्पेंसिव वीटो। तो मतलब बिल लौटाने की पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है, दैट इज सस्पेंसिव वीटो। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगर दोबारा पार्लियामेंट सेम बिल उठा के वापस भेज दे राष्ट्रपति के पास, तो कुछ केसेस में राष्ट्रपति दोबारा उस बिल को पास करने से, अपनी असेंट देने से मना नहीं कर सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट जैसे जो ये सस्पेंसिव वीटो एक केस में एप्लीकेबल नहीं है, इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल के केस में सस्पेंसिव वीटो एप्लीकेबल नहीं है जी, क्योंकि मनी बिल लोकसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के साथ ही इंट्रोड्यूस होता है, उनके एसेंट के साथ इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, तो इस केस में राष्ट्रपति उसे दोबारा कंसिडर करने के लिए नहीं भेज सकते, वो या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन रिकंसिडर करने के लिए नहीं भेज सकते। डन जी। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। तीसरी है पॉकेट वीटो। The power of the president to not act upon the bill is termed as pocket veto। पॉकेट वीटो में क्या है, राष्ट्रपति बिल को लटका देंगे, ना तो अप्रूव करेंगे ना रिजेक्ट करेंगे, बिल को उठाया अपनी पॉकेट में डाल दिया, ना तो मैं यस कर रहा हूं ना मैं नो कर रहा हूं। ठीक है, दैट इज पॉकेट वीटो। ठीक है, तो ना एसेंट देंगे ना एसेंट रिजेक्ट करेंगे, बस उसको उठा के लटका दिया बिल, दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। सो दीज आर द वीटो पावर्स ऑफ द
प्रेसिडेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है जी। तो महाभियोग जो राष्ट्रपति का वो आता है आर्टिकल 61 में। अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड। ठीक है। सो द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक ही केस में उन्हें इम्पीच किया जा सकता है अगर वो संविधान के खिलाफ जाते हैं, संविधान के खिलाफ कुछ करते हैं, द केस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। दूसरा है टू रिमूव द प्रेसिडेंट अ मोशन मस्ट बी मूव बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी देखो राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस स्टार्ट करना, ये नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा में दो एमपीज उठे और उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति को हटाओ, ऐसा नहीं चलता। ठीक है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एक सबसे पहले एक मोशन मूव करना होता है जी। ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्ट करना को बोलते हैं मोशन मूव करना। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए भी 25% मेंबर्स के साइन चाहिए और मोशन किसी भी हाउस में मूव हो सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, नो मैटर। ठीक है जी। लेकिन जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो रहा है मोशन, सबसे पहले मूव हो रहा है, वहां पे 1/4 मेंबर्स मतलब 25% मेंबर्स के साइन होने चाहिए, तभी मोशन मूव हो सकता है, अदरवाइज मोशन वहीं पे खत्म हो जाता है जी। टू रिमूव द प्रेसिडेंट अ मोशन मस्ट बी मूव बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस। ठीक है जी, दोनों में से। उसके बाद क्या हुआ? 14 days नोटिस विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट। एक 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है। राष्ट्रपति खुद को डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। चाहे वो अटॉर्नी जनरल की सर्विसेज ले सकते हैं, अपने लिए कोई दूसरे एडवोकेट को हायर कर सकते हैं, उन्हें एक फेयर चांस मिलेगा दैट ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ, कि जो उनके ऊपर चार्जेस लगे, ब्लेम लगा है, ठीक है, तो वो अपना डिफेंस, अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, देन इट नीड्स टू बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी। प्रेसिडेंट ने अपना पक्ष रख दिया, ठीक है जी, जो भी रखा, उसके बाद पार्लियामेंट में उस मोशन के ऊपर क्या होगी? वोटिंग होगी। मोशन के ऊपर क्या होगी? वोटिंग। इट नीड्स टू बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में सिंपल मेजोरिटी जो 50+1 होती है वो नहीं चलती, इनके केस में चलती है 2/3 दैट इज 66.66%। ठीक है जी। स्पेशल मेजोरिटी कितनी होती है? 66% मेजोरिटी ईच हाउस ऑफ ईच हाउस। Then it needs to be passed by special majority 2/3 of each house. If passed, अगर दोनों सदनों की स्पेशल मेजोरिटी से ये मोशन पास हो जाता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी रिमूव। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं जी इन्हें हटा दिया जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी रिमूव। तो काफी टफ प्रोसेस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का, क्योंकि पहले मोशन मूव करने के लिए भी 1/4 मेंबर्स के साइन चाहिए और फिर मोशन पास करने के लिए 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। दिस इज हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज वैकेंट, अगर राष्ट्रपति का ऑफिस वैकेंट हो, जैसे राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया या उनकी डेथ हो गई या उनकी इंपीचमेंट होगी, द वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम द प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे जी? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कंडीशन है। प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी भी खाली नहीं रहेगा, वैकेंट नहीं रहेगा। वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम द प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस। अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है, वो भी नहीं है, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया किसी कारण से, ठीक है, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बिकम द प्रेसिडेंट। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति का रोल अदा करेंगे। ठीक है। इन हिज एब्सेंस, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है या वो भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, किसी कारणवश उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बिकम द प्रेसिडेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं वो क्या बनेंगे जी? प्रेसिडेंट। इनमें से जो भी पर्सन राष्ट्रपति की जगह आएगा फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकता है। विद इन 6 मंथ नया राष्ट्रपति चूज करना जरूरी है। ठीक है जी। सो दिस इज द प्रोसेस। ठीक है। राष्ट्रपति का सदन ऑफिस कभी भी खाली नहीं रहेगा। ठीक है। तो जैसे जब भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जैसे जाकिर हुसैन की डेथ हुई, ठीक है, जाकिर हुसैन की डेथ हुई तो उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी ने रिजाइन कर दिया। ठीक है जी। और जो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मोहम्मद
ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक बार कंडीशन हुई है जी, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, एंड द देन चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। चलो ठीक है, सो दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें हम एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना रह गया था, तो आप नोट कर लो नहीं, ये पॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर, उसके साथ साथ ठीक है जी ये पॉइंट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, मैं इधर लिख रहा हूं जी, और किस किस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है जी, गवर्नर, गवर्नर्स, ठीक है जी, एम्बेसडर्स, फॉरेन एम्बेसडर्स, अटॉर्नी जनरल, कैग, ठीक है जी, मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, विजिलेंस कमीशन, एटसेट्रा। इन सभी को भी कौन अपॉइंट करता है जी, राष्ट्रपति। सभी को शपथ कौन दिलाता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप इसमें ऐड कर देना, ठीक है जी। चलो, और एक ना हमने यहाँ पे आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल 123, ठीक है जी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल क्या है जी, देखो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, जब संसद का कोई भी संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा, जब पार्लियामेंट को कोई भी सेशन नहीं चल रहा, और उस टाइम अर्जेंटली में या अर्जेंसी में कोई लॉ पास करना है, कोई लॉ इंप्लीमेंट करना है देश में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डिनेंस से इंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है जी, जब सेशन ऑफ पार्लियामेंट नहीं चल रहा, तो उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं। उस ऑर्डिनेंस की लाइफ होती है जी 6 मंथ्स, जिसकी लाइफ है 6 मंथ्स। ठीक है जी, और इस ऑर्डिनेंस से जिस चीज के लिए ऑर्डिनेंस पास किया वो कानून बन जाता है। और इसमें दूसरी कंडीशन ये रहती है कि वो ऑर्डिनेंस पास करने के बाद जैसे ही अगला सेशन स्टार्ट होगा, जो भी कमिंग सेशन होगा, उस सेशन में इस ऑर्डिनेंस को पास करना, पास करके रेगुलर जो एक्ट है, रेगुलर कानून बनाना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लाइफ 6 मंथ्स है, अदरवाइज ये जो ऑर्डिनेंस है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर से हाउस में रेगुलरली पास कर दिया गया तो ये लाइफ टाइम लॉ बन जाएगा। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जैसे 3 फार्म लॉज आए थे, ठीक है, तो जो 3 किसान बिल आए थे वो राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस के साथ आए थे, और उसे पार्लियामेंट ने पास किया, तब जाके वो क्या बने थे, कानून बने थे। ठीक है, दैट इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर के पास ये दोनों सेम ही रहती हैं। ठीक है जी, सो दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, होपफुली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी, अगर कोई चीज नहीं समझ आए तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद हम देखते हैं जी वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल है 63। ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सो इसमें एक देखते हैं जी आर्टिकल 64 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पर्सन देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे हमेशा वही पर्सन राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, ये कंडीशन फिक्स है। आप उल्टा भी बोल सकते हो, जो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे वही पर्सन हमेशा देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है जी, सो आर्टिकल 64 के तहत वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, जगदीप धनखड़ जी, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66 के तहत आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कितने सालों के लिए चुने जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आर्टिकल 69 ऑथ एंड अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, ऑथ एंड अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। चलो अब देखते हैं जी, ही इज द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, देश के दूसरे नागरिक हैं जी। ठीक है, एंजॉय सेकंड हाईएस्ट सैलरी एंड स्टेटस, सैलरी है जी 4 लाख पर मंथ, 4 लाख रुपीज पर मंथ, राइट। The electoral college of vice president is consisted of elected and nominated members of both houses of parliament.
वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के दोनों इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ठीक है, दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। डन जी। राष्ट्रपति के केस में नॉमिनेटेड नहीं करते, उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट के इनके केस में दोनों नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी। टेन्योर है सेम 5 इयर्स, टेन्योर इज 5 इयर्स। तो बिकम द वाइस प्रेसिडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देखते हैं जी। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, भारत का नागरिक होना तो वैसे ही जरूरी है अगर भारत में कोई पोस्ट एक्वायर करनी है। ही मस्ट बी ओवर 35 इयर्स ऑफ एज, 35 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राष्ट्रपति के केस में लोकसभा था और उपराष्ट्रपति के केस में राज्यसभा। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट। नेक्स्ट, He must not have any office of profit under the government of India, सरकार में कहीं भी लाभ की नीति नहीं होनी चाहिए, कहीं भी लाभ नहीं होना चाहिए। He must not have any office of profit under the government of India. Next, he gets salary as a chairman of Rajya Sabha, not as a vice president. इन्हें जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते मिलती है जी, उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलती। If the office of president is vacant, he become the president, ये हमने ऑलरेडी देखा जी, ठीक है। He resigns to the president only. He can be removed by simple majority, passed by Rajya Sabha and agreed by Lok Sabha. तो राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी एग्जाम का। ठीक है, इन्हें राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ हटाया जा सकता है, जिसके ऊपर लोकसभा एग्री होनी चाहिए। बस दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये कई बार पूछा जाता है जी एग्जाम में, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है। अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और रिजाइन भी कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। बाकी कुछ खास पावर्स नहीं है, ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सबसे मेजर पावर यही है। और जब राष्ट्रपति अपने ऑफिस में ना हो, ऑफिस छोड़ दें, डेथ हो जाए, रिजाइन कर दें, तो उस केस में ये राष्ट्रपति की भूमिका अदा करते हैं। तो दीज आर द पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल है 74 एंड 75, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है जी। So, under Article 75, Prime Minister is appointed by the President. Article 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है जी, राष्ट्रपति। Prime Minister is appointed by the President. Done. Next. In 1997, Supreme Court gave a judgment that 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि कोई भी पर्सन, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है या नहीं, he or she can become the Prime Minister. ठीक है जी। In 1997, Supreme Court gave a judgment that any person who is not a member of any house can become the Prime Minister. वो किसी भी हाउस का मेंबर है या नहीं, he or she can become the Prime Minister, but he has to become the member of either house within 6 months. लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा। ये कंडीशन मैंडेटरी है, ठीक है जी। कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा जी। नेक्स्ट देखते हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब हम देखेंगे पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ खास पावर्स नहीं है, लेकिन एक्चुअली सारी पावर्स इंडिया में इन्हीं के पास है, राइट। चलो देखते हैं, ही इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री, मालूम है जी, रियल हेड है कंट्री के, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेते हैं। ही इज लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी होगी उसके लीडर होंगे जी हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। He allocates and shuffle ministries, किसे कौन सा मंत्रालय देना है, किससे कौन सा मंत्रालय लेना है, कब शफल करना है, तो ये सारा कौन देखते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, he can make the government fail if he resign, अगर ये रिजाइन कर दे तो सरकार गिर जाती है, इनकी जगह कोई दूसरा पर्सन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ठीक है जी। जैसे स्टेट में होता है, अगर कोई चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दिया है, चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर दिया गया है, तो उसकी जगह कोई दूसरा पर्सन चीफ मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। जैसे पंजाब में हमने देखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया तो सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी को सीएम बना दिया था। या हमने उत्तराखंड के केस में देखा, हमने गुजरात के केस में देखा, हमने कर्नाटक के केस में देखा, ठीक है जी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दोबारा मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है, उसी के बाद नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ही सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, जो एनुअल रिपोर्ट होते हैं सरकार की, ये किसे सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट, ही रेकमेंड प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, लोकसभा को 5 साल से पहले डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन, सलाह कौन देते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर, किसे, राष्ट्रपति को, अगर 5 साल से पहले लोकसभा को डिसॉल्व करना है, ठीक है जी। राष्ट्रपति
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मंत्री परिषद में, सॉरी प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में और राष्ट्रपति में एक पुल की तरह काम करते हैं, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं दोनों में, ठीक है जी। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आता है जी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कंसिस्टेड ऑफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कंसिस्टेड ऑफ, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। सो इट इज कंसिस्टेड ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीन तरह के मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ हमने लिखा इंडिपेंडेंट चार्ज। तो इसका मतलब क्या है जी, हो सकता है किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाए, ठीक है, हो सकता है किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर अटैच कर दिया जाए, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं है कि वो किसी स्टेट का मिनिस्टर है, ठीक है, ठीक है। कैबिनेट से एक रैंक नीचे है, दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब पूरा इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री दी जा सकती है, या इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर अटैच किया जा सकता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगला देखते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। कौन अपॉइंट करते हैं जी, राष्ट्रपति। किसके रिकमेंडेशन पे, पीएम के रिकमेंडेशन पे, किसे कौन सा मंत्रालय देना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 91st अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 91st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2003 में हुई थी अमेंडमेंट, लोकसभा या स्टेट में विधानसभा, दोनों की सेम कंडीशन है जी। लोकसभा के मैक्सिमम 15% मेंबर्स ही मिनिस्टर बन सकते हैं। The total council of ministers must not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha, including PM, state में including CM। PM को मिला के मैक्सिमम 15% मेंबर ही मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, इससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं बनाए जा सकते। ये सेंटर और स्टेट में दोनों जगह ये कंडीशन सेम है जी, ठीक है। नेक्स्ट, नो मेंबर कैन बिकम द मिनिस्टर इफ ही शी विल बी कन्विक्टेड अंडर एंटी डिफेक्शन एक्ट। अगर किसी मेंबर के ऊपर दल बदल कानून लगा हुआ है, जो हमने शेड्यूल 10th में किया था, तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, ठीक है जी। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड्स एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 74 के तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये राष्ट्रपति को एड मतलब सलाह मशवरा देते हैं, ठीक है, उन्हें एड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें एडवाइस देते हैं, और राष्ट्रपति को इनकी एडवाइस माननी पड़ती है। ये 42nd अमेंडमेंट के साथ क्या हुआ, मैंडेटरी हो गया था, ठीक है जी। डन जी। सो ये था हमारा लेक्चर 3rd ऑफ द इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा। डन। तो हम इस तरीके से कर रहे हैं, जैसे हमारी एक्चुअल क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, वैसे हम आपको वैसी लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको बहुत ब्रीफली अच्छे से हर चीज समझ आ पाए और एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको पता चल पाए, ठीक है जी। तो जैसे हमारी जब सीरीज खत्म होगी तो उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है जी, एमसीक्यूज भी करेंगे। सो जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो पहली बार देखी है, तो उनको वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड देखना भी जरूरी है, क्योंकि एक पूरी सीरीज में जब आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और बहुत जल्द मिलते हैं लेक्चर 4 के साथ। और ऑन द अदर हैंड हमारी करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है, दोनों हम इकट्ठा चला रहे हैं, तो आपको दोनों में, स्टैटिक में और करंट में, दोनों में बिल्कुल बराबर हेल्प मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, ठीक है जी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है जी। चैनल को प्रमोट कीजिए, आपका अपना चैनल है, जितनी चैनल की प्रमोशन होती है हमें भी उतना इंकरेजमेंट मिलता है कि हम आपको और बेहतर चीजें दे पाए। तो बहुत जल्द मिलते हैं जी अगली वीडियो में, अगले लेक्चर।